dünyada yumruklarını sıkan bir millet daha var bizimle beraber. नमस्ते। ईरान के पतन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। शिया वर्चस्व अब आखिरी सांसें गिन रहा है। इसका मतलब यही है कि इस्लामिक दुनिया का नेतृत्व करने की कुव्वत किसी के पास नहीं बची है। मिडिल ईस्ट में खालीपन हो चुका है और इस खालीपन को भरने के लिए अब एक नया मुस्लिम मुल्क पिछवाड़ा उठा रहा है। नाम है तुर्की। कोई दो राय नहीं है कि आजकल हु करके फुदकने वाले जाहिल आ बैल मुझे मार का गेम खेल रहे हैं, यानी उसे तोड़ा तो तोड़ा, मुझे तोड़कर दिखा दो। जब इजराइल हमास की कुटाई कर रहा था तब ईरान ने भी वही मुल्लागर्दी दिखाई थी जैसी आजकल हमास और हिजबुल्लाह की कुटाई के बाद तुर्की दिखा रहा है। मोटे शब्दों में इसे शेर के मुंह में हाथ डालकर दांत गिनना कहते हैं। यूं भी इन जाहिलों को आजकल कई शौक चढ़े हैं। 10 को पहले इन्हें पिछवाड़े ऊपर नीचे करने से फुर्सत नहीं थी, लेकिन अब पिछवाड़े तोड़वाने के रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। इतिहास गवाह है कि मुल्लाई तहमद हरण की शुरुआत इंडियन आर्मी ने की थी, जब 93,000 जाहिलों को एक साथ नंगा करके परेड कराई थी। उसके बाद से रूस, अमेरिका और अब इजराइल इनकी फोड़ रहा है। यह शुरुआत नहीं, अंत है। असुर संहार प्रोग्राम पूरे वेग से दौड़ पड़ा है। इजराइल लेबनान की जंग में जिस तरह तुर्की फुदका, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब इजराइल का अगला टारगेट तुर्की है? पाकिस्तान की सुताई का नंबर कब आएगा? और क्या तुर्की ने इजराइल को युद्ध की ललकार लगाकर ईरान और गाजा जैसा हसर होने के संकेत दे दिए हैं? दुनिया ने तुर्की द्वारा इजराइल को दी गई धमकी को ईरान की तुड़ाई के पीछे छुपा दिया है, लेकिन हकीकत यह है तुर्की के मैदान में आने की आहट ने कई मुल्लों का जज्बा जगा दिया है। ठीक वैसे ही जब हमास पिट रहा था और ईरान नेता बनकर कूदा था, हिजबुल्लाह ने भी तहमद चढ़ा लिए थे। पर इनकी फूटी किस्मत आज सारे बयान बहादुर हुरों की तलाश में भटक रहे हैं। पर बावजूद इसके तुर्की को लेकर मुल्लाओं का जोश हाई है। उन्हें लगता है कि बस यही देश है जो इजराइल से इनकी तुड़ाई का बदला ले सकता है। यानी फुल चांस है कि आने वाले दिनों में एक और मुल्ला गर्दी का कबाड़ा होने वाला है। अब जरा यह समझिए कि तहमद कैसे और क्यों उधड़े। असल में मिडिल ईस्ट की जमीन इस वक्त गर्म नहीं है, बल्कि उबल रही है। हालात इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि जो ताकतें कल तक खुद को इस्लामिक दुनिया का ठेकेदार मानती थी, आज उनकी पकड़ ढीली पड़ती साफ दिखाई दे रही है। मुल्लों में हाहाकार मच चुका है और हुरों के तबेलों में भगदड़ के हालात हैं। ईरान का असर लगातार कमजोर हो रहा है और यह कोई अचानक हुआ बदलाव नहीं है, बल्कि पिछले कई सालों की मुल्लाबाजी, आर्थिक दबाव और सैन्य टकराव का नतीजा है। गाजा से लेकर लेबनान तक जो हुआ, उसने ईरान की पूरी प्रॉक्सी की तशरीफ तोड़कर रख दी है। जिस नेटवर्क पर ईरान ने अरबों डॉलर खर्च किए, हमास, हिजबुल्लाह वही नेटवर्क अब खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। और जिसने इन्हें खड़ा किया, इजराइल और अमेरिका ने उसे इतना कूटा कि नींद में भी लाल पीला नेतन्याहू दिखाई देता है। अब पूरा मामला समझिए। जब इजराइल ने गाजा में ऑपरेशन शुरू किया तो शुरुआत में इसे एक सीमित सैन्य कार्रवाई माना गया था, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि यह एक व्यापक रणनीतिक बदलाव था। हजारों रॉकेट हमलों के जवाब में इजराइल ने 20,000 से ज्यादा एयर स्ट्राइक किए और इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटिंग के जरिए हमास के कमांड स्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया। इस दौरान लाखों जाहिलों का हुरमिलन हुआ। इसके बाद लेबनान बॉर्डर पर तनाव बढ़ा, जहां हिजबुल्लाह ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन वहां भी इजराइल की टेक्नोलॉजी और एयर पावर भारी पड़ी। यही वो मोड़ था जहां ईरान की रिमोट कंट्रोल पॉलिसी फेल होती दिखी। मुल्ला नसरुल्लाह का चूल्हा बुझते ही हिजबुल्लाह भी टिम टिम करने लगा। 28 फरवरी के बाद इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर ऐसा कहर ढाया कि जाहिलों की हू फू फू में बदल गई। 6,000 सैनिक, 2,500 लोंडे लपाटे सब मारे गए। लीडरशिप खत्म हो गई और सैन्य रूप से ईरान की कमर तोड़ डाली। मजे की बात यह है कि इतनी लात पीने और तशरीफ फुड़वाने के बाद भी ईरान यही कहता रहा कि वो जीत गया। मतलब बेगम के बुरके रोशनदान हो गए, तहमद फटकर बियाबान हो गए और मुल्ला पिटकर भी सुल्तान हो गए। अल्लाह ऐसी जीत इन्हें रोज बख्शे। इजराइल को पता है अगर दुनिया को मुल्ला गर्दी से मुक्त करना है तो सबसे पहले 3 मुल्कों का इलाज करना पड़ेगा, यानी ईरान, पाकिस्तान और तुर्की। ये 3 पीटे तो बाकी जाहिल अपने आप सीधे हो जाएंगे। यह दुनिया के सबसे खतरनाक देश है।
कट्टरपंथ और इस्लामिक आतंकवाद की सबसे बड़ी धुरी फिलहाल ईरान तबाही के दौर में है और उसके बकलोल फटेरू खुदागंज कूच कर चुके हैं। यही कारण है कि आज मिडिल ईस्ट में एक पावर वैक्यूम बनता नजर आ रहा है और इस खाली जगह को भरने के लिए अब तुर्की तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। रेसेप तैयब एर्दोगन लंबे समय से खुद को मुस्लिम दुनिया के नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी विदेश नीति में यह साफ दिखता है, चाहे वो सीरिया में सैन्य हस्तक्षेप हो, लीबिया में भूमिका हो या फिर गाजा मुद्दे पर खुलकर बयानबाजी, और अब लेबनान के मामले में नई मुल्ला बदतमीजी। लेकिन सवाल यह है कि क्या तुर्की के पास वास्तव में वह ताकत है जो ईरान की जगह ले सके। तुर्की की सेना नाटो की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, उसके पास आधुनिक हथियार हैं और उसकी डिफेंस इंडस्ट्री भी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन इजराइल के साथ सीधा टकराव एक अलग स्तर का खेल है। इजराइल के पास न सिर्फ एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम है, बल्कि साइबर वॉरफेयर, सैटेलाइट इंटेलिजेंस और प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी में भी वह आगे है। उदाहरण के तौर पर गाजा ऑपरेशन के दौरान इजराइल ने 90% से ज्यादा रॉकेट इंटरसेप्ट रेट हासिल किया, जो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावी एयर डिफेंस सिस्टम्स में गिना जाता है। तुर्की अगर सीधे टकराव की राह चुनता है तो यह सिर्फ बयानबाजी का मामला नहीं रहेगा, यह एक फुल स्केल सैन्य संघर्ष में बदल सकता है, जिसमें आर्थिक, कूटनीतिक और सैन्य तीनों स्तरों पर भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही वजह है कि कई एक्सपर्ट मानते हैं कि तुर्की का मौजूदा रवैया ज्यादा पॉलिटिकल पोजीशनिंग है, न कि वास्तविक युद्ध की तैयारी। उसे पता है कि इजराइल के हाथों उसकी सुताई ज्यादा खौफनाक हो सकती है। अब बात आती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान लंबे समय से खुद को इस्लामिक दुनिया के एक अहम खिलाड़ी के रूप में पेश करता है, लेकिन हकीकत यह है कि उसकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। देश भर में एल्यूमिनियम के कटोरों को लेकर पंगे हो रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री भीख के लिए जगह जगह गिड़गिड़ा रहा है। विदेशी कर्ज 130 अरब डॉलर से ज्यादा हो चुका है। IMF के बेल आउट पर निर्भरता बढ़ रही है और राजनीतिक अस्थिरता ने उसकी स्थिति और ज्यादा खराब कर दी है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए किसी बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाना लगभग असंभव है। इतिहास भी यही बताता है कि जब बड़े बड़े युद्ध हुए, पाकिस्तान ने या तो सीमित भूमिका निभाई या फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण पीछे हट गया। 1971 के युद्ध में भारत के खिलाफ उसकी हार और 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह सिर्फ सैन्य हार नहीं थी, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक झटका भी था, जिससे पाकिस्तान आज तक पूरी तरह उबर नहीं पाया है। मौजूदा हालात में अगर इजराइल अपनी रणनीति को आगे बढ़ाता है तो उसका फोकस पहले उन खतरों पर होगा जो सीधे उसके लिए चुनौती है, यानी ईरान और उसके प्रॉक्सी का समूल सफाया। तुर्की की भूमिका फिलहाल सेकेंडरी है, लेकिन अगर वह खुद को सीधे संघर्ष में झोंकता है तो वह भी टारगेट बन सकता है। और फिर मुल्लाओं की कैसी तुड़ाई होगी यह तुर्की ही बताएगा। पाकिस्तान की स्थिति इससे भी पीछे है, क्योंकि वह न तो आर्थिक रूप से तैयार है और न ही सैन्य रूप से इस स्तर के संघर्ष के लिए सक्षम। एक उदाहरण से समझिए, जब किसी क्षेत्र में एक मजबूत खिलाड़ी कमजोर पड़ता है तो दूसरा खिलाड़ी आगे आने की कोशिश करता है, लेकिन अगर नया खिलाड़ी अपनी क्षमता से ज्यादा बड़ा दांव खेल देता है तो वह खुद संकट में फंस जाता है। यही स्थिति आज तुर्की के सामने है। वह ईरान की जगह लेना चाहता है, लेकिन जिस तरह की ताकत और रणनीति की जरूरत है वह उसके पास सीमित है। दूसरी तरफ इजराइल की रणनीति साफ दिखती है, पहले तत्काल खतरे को खत्म करो, फिर धीरे धीरे बाकी चुनौतियों पर ध्यान दो। यही वजह है कि वह सीधे हर देश से नहीं भिड़ रहा है, बल्कि एक एक करके अपने विरोधियों को कमजोर कर रहा है। यह एक लंबी गेम है जिसमें जल्दबाजी नहीं बल्कि धैर्य और सटीकता काम आती है। मूल्य इस पॉलिसी को नहीं समझेंगे, पर बाकी दुनिया समझ रही है। यही वजह है कि इजराइल के विरुद्ध विरोध के सुर दिखावे के ज्यादा हैं, यानी हर कोई इन आतंकी देशों और मुल्लागर्दी से छुटकारा पाना चाहता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।